नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर की बाल व्यवस्था एवं बाल विकास 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों हमने एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए एक ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल एमपी टीचिंग पर अपलोड कर रहे हैं। यदि आप एमपी डीएलएड के छात्र हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है, शेषावस्था की आयु मानी जाती है। तो उत्तर है, जन्म से 5 वर्ष तक की आयु शेषावस्था की आयु मानी जाती है। बाल मनोविज्ञान में सामान्यतः जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवधि को शेषावस्था यानी इन्फेंसी माना जाता है, जिसमें बालक का शारीरिक और मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। दूसरा है, पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास है। तो पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास है दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना और कूदना। ये सभी उपयुक्त सभी उदाहरण पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास के हैं। जैसे दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना और कूदना, इन सभी क्रियाओं में पैरों की बड़ी मांसपेशियां का उपयोग होता है, अतः ये सभी पैरों के गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है, एकीकरण का सिद्धांत है। तो एकीकरण का सिद्धांत है विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा है, बाल विकास का क्षेत्र है। तो विशिष्ट बालकों का अध्ययन बाल विकास का क्षेत्र है। तीसरा है, चित्र बनाना जो है वह एक सूक्ष्म गति कौशल है। चौथा है, ध्वनि संकेत अशाब्दिक संप्रेषण। और पांचवा, रक्तहीनता यानी लौह तत्व की कमी। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, कल्पना शक्ति में तीव्रता लाने वाली अवस्था का नाम लिखिए। तो उत्तर है, किशोरावस्था यानी एडोलसेंस कल्पना शक्ति में सर्वाधिक तीव्रता लाने वाली अवस्था है। इसे दिवास्वप्न अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा है, हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास का एक उदाहरण लिखिए। तो पेंसिल पकड़कर लिखना या चित्र बनाना हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास का एक प्रमुख उदाहरण है। तीसरा है, स्थूल गति कौशल का नाम लिखिए। तो उत्तर है, दौड़ना, कूदना या तैरना स्थूल गति कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल के उदाहरण है। चौथा है, सामाजिकरण की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो उत्तर है, हरलोक के अनुसार सामाजिकरण से तात्पर्य सामाजिक प्रत्यक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता प्राप्त करना है। पांचवा है, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो उत्तर है, कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। तो बौद्धिक रूप से भिन्न बालक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है, प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू 130 या 140 से अधिक होता है। दूसरा होता है मंद बुद्धि बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जिनकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू 70 या उससे कम होता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, सूक्ष्म गति कौशल से क्या आशय है। तो उत्तर है, सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स से आशय शरीर की छोटी मांसपेशियां विशेषकर हाथों और उंगलियों के समन्वय और नियंत्रण से है। उदाहरण, कक्षा में बच्चों द्वारा कैंची से कागज काटना, पेंसिल पकड़ना या मोतियों को धागे में पिरोना। प्रश्न क्रमांक 6 है, हकलाना क्या है। तो हकलाना एक वाक विकार है जिसमें बोलते समय ध्वनि या शब्दों का बार बार दोहराव होता है, शब्दों के बीच अनुचित ठहराव आता है और बच्चा वाक्य को प्रभाव से बोलने में कठिनाई महसूस करता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, बालकों में विशिष्ट शब्द भंडार से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है, विशिष्ट शब्द भंडार का अर्थ उन विशेष शब्दों से है जो बालक अपने विशेष परिवेश, रुचि, खेल या किसी विशिष्ट विषय से सीखते हैं, जैसे रंग, आकार, संख्या या किसी विशेष खेल जैसे क्रिकेट के नियम से जुड़े हुए शब्द। प्रश्न क्रमांक 8 है, शिक्षा में स्पर्धा के लाभ लिखिए। तो उत्तर है, शिक्षा में स्पर्धा के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है, प्रेरणा, छात्रों में लक्ष्य प्राप्त करने और बेहतर प्रदर्शन की आंतरिक प्रेरणा जागृत होती है। दूसरा है, कौशल विकास, छात्र अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और परिश्रम के माध्यम से अपने ज्ञान और कौशल को निखारते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, बाल शोषण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है, बाल शोषण यानी चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का अर्थ है बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या यौन रूप से दुर्व्यवहार करना या उन्हें ऐसे कार्यों या बाल श्रम में लगाना जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सर्वांगीण विकास में बाधा डालते हो, बाल श्रम कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, लघुत्तरीय प्रश्न। बालक के शारीरिक गत्यात्मक विकास में खेलों की भूमिका बताइए। तो उत्तर है, बालक के शारीरिक गत्यात्मक विकास में खेलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है, मांसपेशी का विकास, दौड़ने, कूदने और चढ़ने वाले खेलों से बच्चों की बड़ी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिसे स्थूल गति कौशल भी कहते हैं। दूसरा है, समन्वय व संतुलन, खेलों के माध्यम से बालक के मस्तिष्क और अंगों जैसे आंख और हाथ के बीच समन्वय स्थापित होता है। तीसरा है, शारीरिक स्फूर्ति, खेल बालक के रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति आती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। चौथा है, कक्षा का उदाहरण, प्ले वे मेथड से शारीरिक गत्यात्मक विकास तीव्र होता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, स्थूल गति कौशल की विशेषता लिखिए।
तो उत्तर है स्थूल गति कौशल की प्रमुख विशेषता निम्न है। पहला है बड़ी मांसपेशियों का उपयोग। इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों जैसे हाथ, पैर और धड़ का उपयोग किया जाता है। दूसरा है शारीरिक संतुलन। इन कौशलों से शरीर का संतुलन और मुद्रा यानी पोस्चर बनाए रखने में मदद मिलती है। तीसरा है ऊर्जा का अधिक व्यय। सूक्ष्म कौशलों की तुलना में स्थूल गति कौशल जैसे दौड़ना, तैरना में अधिक शारीरिक ऊर्जा खर्च होती है। चौथा है विकास का क्रम। बालक में सूक्ष्म गति कौशल से पहले हमेशा स्थूल गति कौशल का विकास होता है। जैसे बच्चा पहले चलना सीखता है, फिर लिखना। प्रश्न क्रमांक 11 है समाजीकरण की विशेषता लिखिए। तो उत्तर है समाजीकरण की प्रमुख विशेषता निम्न है। पहला है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। दूसरा है संस्कृति का हस्तांतरण। इसके माध्यम से समाज की संस्कृति, मूल्य और परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। तीसरा है अनुकूलन की क्षमता। समाजीकरण व्यक्ति को समाज के नियमों के अनुसार खुद को ढालने यानी अडाप्टेशन में मदद करती है। चौथा है आत्मबोध का विकास। बालक समाज के संपर्क में आकर ही स्वयं की पहचान यानी स्व की भावना विकसित करता है। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है दुखिर्म का समाजीकरण का सिद्धांत क्या है। तो उत्तर है प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमिल दुखिर्म के समाजीकरण सिद्धांत के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला है सामूहिक प्रतिनिधित्व। दुखिर्म मानते हैं कि समाज व्यक्ति के ऊपर है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के सामूहिक प्रतिनिधित्व जैसे मूल्यों, आदर्शों और मान्यताओं को स्वीकार करता है। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। शिक्षा और समाजीकरण के बीच माध्यम से समाज बालक की स्वार्थी प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर उसे एक अनुशासित सामाजिक प्राणी बनाता है। तीसरा है नैतिकता का विकास। उनके अनुसार समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य बालक में सामाजिक नैतिकता यानी सोशल मोरालिटी का विकास करना होता है। प्रश्न क्रमांक 12 है बालक के सामाजिकरण में खेलों की भूमिका बताइए। तो खेल केवल शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि सामाजिकरण का भी सशक्त माध्यम है। पहला है सहयोग की भावना। समूह में खेलते समय बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं और टीम वर्क सीखते हैं। दूसरा है नियमों का पालन। खेलों के नियम बच्चों को अनुशासन और समाज के नियमों का पालन करना सिखाते हैं। तीसरा है नेतृत्व क्षमता। खेलों के दौरान कप्तान या लीडर बनने से छात्रों में नेतृत्व और निर्णय लेने की गुण विकसित होते हैं। चौथा है हार जीत स्वीकारना। खेल बच्चों को जीवन की सफलता यानी जीत और असफलता यानी हार दोनों को समान भाव स्वीकार करना सिखाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है स्वस्थ स्पर्धाओं के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका बताइए। तो उत्तर है विद्यालय में स्वस्थ स्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पहला है सकारात्मक दृष्टिकोण। शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्पर्धा में बच्चों में ईर्ष्या न पनपे बल्कि वे एक दूसरे से प्रेरित हों। दूसरा है क्षमता अनुसार वर्गीकरण। शिक्षक को बच्चों की क्षमता के अनुसार स्पर्धा आयोजित करनी चाहिए ताकि कमजोर बच्चे हीन भावना का शिकार न हो। तीसरा है मार्गदर्शक। शिक्षक को हारने वाले बच्चे का मनोबल बढ़ाना चाहिए और जीतने वाले को अहंकार से बचाना चाहिए। शिक्षक यहाँ एक सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 16 है किशोरा अपराध की विशेषता लिखिए। तो किशोरा अपराध या बाल अपराध की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला है आयु सीमा। यह अपराध 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों या बालकों द्वारा किया जाता है। दूसरा है संवेगात्मक अस्थिरता। किशोरों में संवेग यानी इमोशंस चरम पर होते हैं, अतः वे अक्सर बिना परिणाम सोचे क्रोध या उत्तेजना में अपराध कर बैठते हैं। तीसरा है कानून का उल्लंघन। इसमें समाज विरोधी कार्य जैसे चोरी करना, मारपीट करना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नशा करना शामिल होता है। चौथा है कारण। इसके पीछे मुख्य कारण दोषपूर्ण पारिवारिक वातावरण, बुरी संगति या आर्थिक अभाव होते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है वैश्वीकरण के लाभ लिखिए। तो उत्तर है वैश्वीकरण के शिक्षा और समाज में प्रमुख निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है ज्ञान का आदान प्रदान। इंटरनेट और तकनीकी वैश्वीकरण के कारण छात्र दुनिया भर के शैक्षिक संसाधनों, शोध और ई पुस्तकालयों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरा है रोजगार के नए अवसर। वैश्वीकरण ने वैश्विक बाजार खोला है जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। तीसरा है सांस्कृतिक विकास। विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जिससे विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान और वासुदेव कुटुंबकम की भावना विकसित होती है। प्रश्न क्रमांक 14 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। समावेशी शिक्षा की प्रविधियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है समावेशी शिक्षा का अर्थ है सामान्य और विशिष्ट आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को एक ही कक्षा में बिना किसी भेदभाव की शिक्षा प्रदान करना। समावेशी शिक्षा की प्रमुख प्रविधियां हैं। पहला है सहयोगात्मक अधिगम। इसमें सामान्य और विशिष्ट बच्चों को छोटे समूह में मिलकर कार्य करते हैं। इसमें उनमें आपसी सहयोग और प्रेम की भावना विकसित होती है। दूसरा है पीयर ट्यूटरिंग। इसमें एक निपुण छात्र अपने कमजोर सहपाठी विशिष्ट बालक को सीखने में मदद करता है। यह एक अत्यंत प्रभावी बाल केंद्रित विधि है। तीसरा है बहुसंवेदी उपागमन। शिक्षक शिक्षण के दौरान दृश्य, श्रव्य और स्पर्श उपकरणों का उपयोग करते हैं ताकि दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित बच्चे भी आसानी से सीख सकें। चौथा है विभेदित अनुदेशन। शिक्षक अपनी शिक्षण शैलियों और
पाठ्यक्रम को कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं और सीखने की गति के अनुसार लचीला बनाते हैं। निष्कर्ष, समावेशी प्रविधियां बच्चों में हीन भावना को खत्म कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ती हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है विशिष्ट बालकों की विशेषता लिखिए। तो उत्तर है विशिष्ट बालक वे जो शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक या सामाजिक रूप से सामान्य बालकों से इतने भिन्न होते हैं कि उनके पूर्ण विकास के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। पहला है विचलन। इन बालकों का व्यवहार, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू या शारीरिक क्षमता सामान्य औसत बालकों से या तो बहुत अधिक यानी प्रतिभाशाली होती है या बहुत कम यानी मंद बुद्धि या दिव्यांग होती है। दूसरा है विशेष आवश्यकता। इन्हें सीखने के लिए विशेष शिक्षण विधियां, उपकरण जैसे ब्रेल लिपि या प्रशिक्षक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तीसरा है समायोजन में कठिनाई। शारीरिक या मानसिक भिन्नता के कारण इन्हें अक्सर सामान्य कक्षा या समाज में समायोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चौथा है अद्वितीय क्षमताएं। कुछ विशिष्ट बालकों जैसे प्रतिभाशाली या सृजनात्मक बालक में किसी विशेष क्षेत्र यानी कि कला, संगीत, गणित में असाधारण क्षमताएं पाई जाती हैं। निष्कर्ष, विशिष्ट बालक की पहचान कर उन्हें उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान करना शिक्षक का प्रथम दायित्व है। प्रश्न क्रमांक 15 है शारीरिक गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो शारीरिक गत्यात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मांसपेशियों, हड्डियों और शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण की क्षमता के विकास से है। इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। पहला है वंशानुक्रम। बालक के शरीर का आकार, मांसपेशियों की संरचना और तंत्रिका तंत्र का विकास काफी हद तक माता पिता से ही प्राप्त जिन्स पर निर्भर करता है। दूसरा है पोषण। संतुलित आहार, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम का अभाव बालक की हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर कर देता है, जिससे गत्यात्मक विकास धीमा हो जाता है। तीसरा है बीमारी या चोट। बचपन में होने वाली गंभीर बीमारियां जैसे पोलियो, कुपोषण या कोई शारीरिक चोट मोटर कौशलों के विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। चौथा है खेल और व्यायाम के अवसर। जिन बालकों को स्वतंत्र रूप से खेलने, दौड़ने, कूदने का उपयुक्त वातावरण और अवसर नहीं मिलता, उनका गत्यात्मक विकास अवरुद्ध हो जाता है। पांचवा है पारिवारिक वातावरण। माता पिता का अत्यधिक संरक्षण बच्चे को आत्मनिर्भर और नई शारीरिक गतिविधियां सीखने से रोकता है। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है बालक के शारीरिक गत्यात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है बालक के गत्यात्मक विकास में घर के बाद विद्यालय और शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक की भूमिका, पहला है उचित वातावरण का निर्माण। शिक्षक को विद्यालय में ऐसा बाल केंद्रित वातावरण बनाना चाहिए जहां बच्चे बिना डरे शारीरिक गतिविधियां जैसे कूदना, खेलना कर सके। दूसरा है खेलकूद का आयोजन। शिक्षक को समय सारणी में पीटी, योग और सामूहिक खेलों को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए ताकि स्थूल गति कौशल, ग्रोस मोटर स्किल्स का विकास हो। तीसरा है सूक्ष्म गति कौशलों का अभ्यास। शिक्षक को चित्रकला, क्ले मॉडलिंग यानी मिट्टी के खिलौने बनाना, कटिंग, पेस्टिंग जैसी गतिविधियां करानी चाहिए ताकि बच्चों की उंगलियां, फाइन मोटर स्किल्स का समन्वय बेहतर से हो सके। चौथा है स्वास्थ्य परीक्षण और मार्गदर्शन। शिक्षक को समय समय पर बच्चों की शारीरिक कमियों की पहचान कर माता पिता को उनके पोषण हेतु निर्देशित करना चाहिए। निष्कर्ष, एक जागरूक शिक्षक बालक के शारीरिक विकास को सही दिशा प्रदान कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 16 है छात्र वार्तालाप के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है छात्र वार्तालाप, स्टूडेंट डिस्कोर्स, वह संवाद है जो कक्षा में छात्रों के मध्य या छात्र और शिक्षक के मध्य अर्थपूर्ण ज्ञान के निर्माण के लिए होता है। छात्र वार्तालाप के प्रमुख तत्व है, फर्स्ट है सक्रिय भागीदारी। वार्तालाप तभी प्रभावी होता है जब सभी छात्र सक्रिय रूप से सुने, बेझिझक अपने विचार प्रस्तुत करें। शिक्षक को डर मुक्त माहौल बनाना चाहिए। दूसरा है तार्किक चिंतन। वार्तालाप का आधार तर्क होना चाहिए। छात्रों को किसी विषय पर केवल हाँ या ना में उत्तर देने के बजाय क्यों और कैसे पर चर्चा करनी। तीसरा है सम्मान और सहिष्णुता। प्रभावी संवाद के लिए यह आवश्यक है कि छात्र एक दूसरे के विचारों को और असहमति का सम्मान करें और बीच में टोकने से बचें। चौथा है उद्देश्यपूर्ण। कक्षा का वार्तालाप विषय वस्तु या किसी समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, न कि निरर्थक गपशप पर। निष्कर्ष, प्रभावी छात्र वार्तालाप ज्ञान को रटने के बजाय उसे समझने और बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है संवेगों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है संवेग जैसे भय, क्रोध, प्रेम, आश्चर्य मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित और ऊर्जावान बनाते हैं। संवेगों के प्रमुख कार्य, फंक्शंस ऑफ इमोशंस। तो पहला है व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना। संवेग शरीर को किसी विशेष परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं। जैसे भय का संवेग व्यक्ति को खतरे से भागने यानी पलायन की ऊर्जा देता है। दूसरा है संप्रेषण का माध्यम। संवेग अशाब्दिक संप्रेषण का कार्य करते हैं। शिशु रोकर, दुख या मुस्कुराकर खुशी अपनी जरूरतें माता पिता तक पहुंचाता है। तीसरा है सामाजिक संबंधों का निर्माण। प्रेम और सहानुभूति जैसे सकारात्मक संवेग समाज में लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और अच्छे संबंध बनाने का कार्य करते हैं। चौथा है निर्णय लेने में सहायक।
संवेग अक्सर हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। सही समय पर उत्पन्न सकारात्मक संवेग मानसिक स्पष्टता प्रदान करते हैं, जबकि क्रोध में लिए गए निर्णय हानिकारक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, बाल श्रमिक बनने से रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, बाल श्रम बचपन को छीनने वाला एक गंभीर अपराध है। बच्चों को शिक्षा के बजाय मजदूरी में झोंकना समाज के लिए एक कलंक है। बाल श्रमिक बनने से रोकने के प्रमुख उपाय है, पहला है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। आरटी एक्ट 2009 का सख्ती से पालन होना चाहिए। जब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें और मध्याह्न भोजन मिलेगा तो गरीब माता पिता उन्हें काम पर भेजने के बजाय स्कूल भेजेंगे। दूसरा है गरीबी उन्मूलन। बाल श्रम का मूल कारण गरीबी है। सरकार को गरीब परिवारों के लिए रोजगार योजनाएं जैसे मनरेगा चलानी चाहिए ताकि उनके बच्चों को मजदूरी ना करनी पड़े। तीसरा है कठोर कानून का क्रियान्वयन। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम के तहत बाल श्रमिकों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं पर भारी जुर्माना और सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। चौथा है सामाजिक जागरूकता। नुक्कड़ नाटक, मीडिया और रैलियों के माध्यम से समाज और माता पिता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। निष्कर्ष, बाल श्रम को रोकना सरकार, शिक्षा व्यवस्था और समाज की संयुक्त जिम्मेदारी है। प्रश्न क्रमांक 17 है, वैश्वीकरण की आवश्यकता बताइए। तो वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृति और शिक्षा प्रणालियों का एकीकरण है। आज के आधुनिक युग में इसकी आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। वैश्वीकरण की आवश्यकता के प्रमुख कारण, पहला है तकनीकी का प्रसार। उन्नत तकनीकी, चिकित्सा, ज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे एआई और वैक्सीन को एक देश से दूसरे देश तक तेजी से पहुंचाने के लिए वैश्वीकरण आवश्यक है। दूसरा है वैश्विक समस्याओं का समाधान। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी समस्याएं किसी एक देश की नहीं, इनका समाधान सभी देशों को एकजुट यानी वैश्वीकरण होने पर ही संभव होता है। तीसरा है शिक्षा का आधुनिकरण। विश्व स्तर शिक्षण पद्धतियों को अपनाने, छात्रों को ग्लोबल सिटीजन बनाने और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वैश्वीकरण जरूरी है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रोजगार। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश एफडीआई के माध्यम से युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित करने के लिए यह आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 18 है, निबंधात्मक प्रश्न। स्वाभाविक अवलोकन में आवश्यक बातें समझाइए। तो उत्तर है, स्वाभाविक अवलोकन बाल मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन कृत्रिम प्रयोगशाला के बजाय उसकी प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे खेल के मैदान, घर या कक्षा में किया जाता है। स्वाभाविक अवलोकन की आवश्यक बातें हैं, पहला है अदृश्यता या तटस्थता। अवलोकनकर्ता यानी शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक को यह पता ना चले कि उसे देखा जा रहा है। यदि बालक को पता चल गया तो उसका व्यवहार कृत्रिम हो जाएगा। दूसरा है पूर्व योजना। अवलोकन से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस व्यवहार का अध्ययन करना है, जैसे बच्चे का क्रोध, खेलने का तरीका या सहपाठियों से बातचीत। तीसरा है वस्तुनिष्ठता। अवलोकनकर्ता को अपने व्यक्तिगत विचारों या पूर्वाग्रहों को अध्ययन में शामिल नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार वास्तव में घटित हो रहा है उसे उसी रूप में नोट करना चाहिए। चौथा है तत्काल रिकॉर्डिंग। घटनाओं और बालक के व्यवहार को तुरंत डायरी या रिकॉर्डिंग डिवाइस में दर्ज करना चाहिए ताकि स्मृति दोष के कारण कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट न जाए। पांचवा है पर्याप्त समय और धैर्य। स्वाभाविक व्यवहार हमेशा प्रकट नहीं होता, इसलिए इस विधि में शिक्षक को बहुत धैर्य रखने और लंबे समय तक अवलोकन करने की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, स्वाभाविक अवलोकन बालकों की वास्तविक संवेगों और सामाजिक व्यवहार को समझने में सबसे विश्वसनीय बाल केंद्रित विधि है। प्रश्न क्रमांक 18 है, विकासात्मक सिद्धांतों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो विकासात्मक सिद्धांत मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत वे सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक मानव शरीर, बुद्धि, संवेग और सामाजिकता के किस प्रकार में परिवर्तन आते हैं। विकासात्मक सिद्धांतों की प्रमुख विशेषताएं, पहला है निरंतरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत स्पष्ट करते हैं कि विकास एक अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि यह एक धीमी, क्रमिक और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है दिशा का सिद्धांत। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है और समीप दूर सिद्धांत के अनुसार केंद्र से बाहर की ओर होता है। तीसरा है वैयक्तिक भिन्नता। तो विकासात्मक सिद्धांत मानते हैं कि यद्यपि विकास का क्रम सभी बालकों में समान होता है, लेकिन उसकी गति हर बच्चे में भिन्न होती है। जैसे कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है और कोई देर से सीखता है। चौथा है एकीकरण। बालक पहले संपूर्ण अंग को चलाता है और फिर अंगों के भागों यानी उंगलियों को, बाद में इन सभी को एक साथ काम में लेना यानी एकीकरण सीखता है। पांचवा है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। विकास केवल जिन्स से या केवल पर्यावरण से नहीं होता, बल्कि दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। निष्कर्ष, शिक्षक इन सिद्धांतों को समझकर ही छात्रों की आयु और क्षमता के अनुसार उचित शिक्षण योजना का निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, बालकों के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका समझाइए। तो परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला और माता को प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। बालक के सामाजिक विकास की नींव परिवार में ही रखी जाती है। सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका, पहला है प्राथमिक सामाजिकरण। बालक सबसे पहले परिवार के सदस्यों के संपर्क में आता है। यही वह भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति और समाज के बुनियादी नियम सीखता है। दूसरा है मूल्यों और नैतिकता का विकास।
ईमानदारी, बड़ों का सम्मान, प्रेम और सहयोग जैसे नैतिक मूल्य बालक अपने माता पिता के आचरण का अनुकरण करके सीखता है। तीसरा है सुरक्षा और आत्मविश्वास। जिन परिवारों में बालक को प्रेम और भावनात्मक सुरक्षा मिलती है, उस बालक में आत्मविश्वास अधिक होता है और वह समाज के अन्य लोगों से आसानी से जुड़ पाता है। चौथा है अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। परिवार में रहते हुए बालक को पता चलता है कि उसके क्या अधिकार हैं और उसे दूसरों के प्रति, जैसे छोटे भाई बहनों के प्रति, किन कर्तव्यों का पालन करना है। पांचवा है पारिवारिक वातावरण का प्रभाव। यदि परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है तो बालक का सामाजिक विकास सकारात्मक होता है। इसके विपरीत कलहपूर्ण वातावरण बच्चे को असामाजिक या आक्रामक बना सकता है। निष्कर्ष, अतः परिवार वह ईंट है जिस पर बालक के संपूर्ण सामाजिक जीवन की इमारत खड़ी होती है। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा है दंड के प्रायोजन तथा सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा में दंड एक नकारात्मक अभिप्रेरणा है जिसका उद्देश्य बालक को अवांछनीय व्यवहार करने से रोकना है। हालांकि आधुनिक शिक्षा शास्त्र शारीरिक दंड को सख्त विरोध करता है। दंड के प्रायोजन, पहला है सुधार करना। दंड का मुख्य उद्देश्य बालक को उसकी गलती का एहसास कराना और भविष्य में उसमें सुधार लाना है। दूसरा है अनुशासन बनाए रखना। विद्यालय या कक्षा में नियम तोड़ने वालों को दंडित कर अन्य छात्रों के लिए अनुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। दंड के प्रमुख सिद्धांत है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। यह आंख के बदले आंख की पुरानी विचारधारा है जो शिक्षा में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। दूसरा है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। इसका उद्देश्य अपराधी छात्र को ऐसा कठोर दंड देना है कि दूसरे छात्र भयभीत होकर वह गलती ना दोहराएं। यह भी अमानवीय माना जाता है। तीसरा है सुधारात्मक सिद्धांत। यह मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे समर्थित सिद्धांत है। इसके अनुसार दंड ऐसा होना चाहिए जैसे चेतावनी देना या समझाना, जिससे बालक के चरित्र में सुधार हो, ना कि उसमें बदले की भावना पैदा हो। निष्कर्ष, शिक्षक को शारीरिक दंड से बचते हुए सहानुभूति पूर्ण और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 20 है रूढ़िवादिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति, जाति, धर्म या लिंग के प्रति समाज में पहले से बनी बनाई तर्कहीन और कठोर अवधारणा या धारणा है। यह समाज के विकास और निष्पक्ष शिक्षा में एक बड़ी बाधा है। रूढ़िवादिता की प्रमुख विशेषता है, पहला है तर्कहीनता। रूढ़िवादी धारणाएं अक्सर तथ्यों या विज्ञान पर आधारित नहीं होती है। ये बिना सोचे समझे मान ली जाती हैं, जैसे लड़कियां गणित में कमजोर होती है। दूसरा है परिवर्तन का विरोध। जो व्यक्ति या समाज रूढ़िवादी होता है वह नई सोच, प्रगतिशील विचारों और आधुनिक शिक्षा का कठोरता से विरोध करता है। तीसरा है सामान्यकरण। इसमें किसी समूह के एक या दो व्यक्तियों की गलती से पूरे समूह यानी जाति या धर्म पर लागू कर दिया जाता है। चौथा है पूर्वाग्रह को जन्म। रूढ़िवादिता के कारण समाज में पूर्वाग्रह पैदा होता है जिससे भेदभाव, छुआछूत और असमानता को बढ़ावा मिलता है। पांचवा है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण। यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो माता पिता और समाज द्वारा बिना किसी प्रश्न के अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर दी जाती है। कक्षा में बचाव। शिक्षक को कक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सम आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि छात्र रूढ़िवादिता को तोड़ सके। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा है सामाजिकरण में सांस्कृतिक भिन्नताओं को समझाइए। तो उत्तर है सामाजिकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, लेकिन यह किस प्रकार होगा यह पूरी तरह से बालक के समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है। अलग अलग संस्कृतियों के बालक में सामाजिकरण के तरीके भिन्न होते हैं। सामाजिकरण में सांस्कृतिक भिन्नताएं, पहला है मूल्य और आदतों में भिन्नताएं। पहला है भारतीय संस्कृति में सामाजिकरण बड़ों के प्रति सम्मान और सामूहिकता पर जोर देता है, जबकि पश्चिमी संस्कृति में सामाजिकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर अधिक बल देता है। दूसरा है पालन पोषण के तरीके। ग्रामीण संस्कृति में बच्चों को कठोर अनुशासन और सामाजिक नियमों में बांधा जाता है, जबकि शहरी और आधुनिक संस्कृतियों में बच्चों को अधिक तार्किक और लोकतांत्रिक वातावरण दिया जाता है। तीसरा है जेंडर रोल्स। पितृसत्तात्मक संस्कृतियों में लड़के और लड़कियों के सामाजिकरण में भारी अंतर होता है। लड़कों को बाहर के कार्यों के लिए और लड़कियों को घर के कामों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। प्रगतिशील संस्कृतियों में यह भेद कम होता है। चौथा है भाषा और पहनावा। संस्कृति बच्चों में मातृभाषा, अभिवादन के तरीके और रहन सहन को तय करती है, जो कि सामाजिकरण का एक बड़ा हिस्सा है। निष्कर्ष, शिक्षक को कक्षा में आने वाले बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझकर समावेशी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था MP DLED फर्स्ट ईयर का बाल अवस्था एवं बाल विकास 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन। यदि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।